Welcome in Unacademy Life 7 by MP Singh. In botany class for BSc class 12th NEET Foundation, the chapter is photosynthesis, very important chapter, and part 3. Part 1 और part 2 में मैंने ब्रीफ हिस्ट्री पार्ट 1 में बताई थी अबाउट फोटोसिंथेसिस. पार्ट 2 में पिगमेंट्स इन्वॉल्विंग इन फोटोसिंथेसिस. टुडे इन पार्ट फोटोसिंथेसिस पार्ट 3 आई विल डिस्कस द थर्ड component which is involved in photosynthesis, that is light. तो आई विल डिस्कस अबाउट द नेचर ऑफ लाइट, क्योंकि आप फोटोसिंथेसिस में जानते हैं लाइट इज द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, दैट इज द सोलर एनर्जी, दैट इज द रेडिएंट एनर्जी. इसमें लाइट मूव्स इन फॉर्म ऑफ वेव एंड द फ्रीक्वेंसी or intensity or energy depends on the wavelength. जैसे मैंने यहां देखा ये रेड से बनाया है, लाइट हमेशा इस तरह से वेव के रूप में चल रही है. ये जो अपर पोर्शन है इसे कहते हैं क्रेस्ट. लेंथ और डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट, that is the wavelength. That is the wavelength. जो दो क्रेस्ट होता है, ये दो क्रेस्ट के बीच का की डिस्टेंस, बीच की लंबाई, इसे आप क्रेस्ट कहते हैं. इसी को लेकर के हम डिफाइन करेंगे. लाइट इज सोलर एनर्जी इज रेडियंट लाइट, रेडियंट एनर्जी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी. You can say sunlight is radiant energy or electromagnetic energy. This energy travels in space as a wave. मैंने आपको बताया कि this energy travels as a wave. The distance between two crest, यहां मैंने बताया इसको आप crest कहते हैं. Adjacent wave is called wavelength. एक हमेशा याद रखिएगा, shorter the wavelength greater the energy. जिस लाइट की वेवलेंथ कम होगी उसमें एनर्जी ज्यादा होगी. आप एक बार फिर देखिए, इस तरह से वेव के रूप में चल रही है. ये जो अपर पोर्शन है, इस अपर पोर्शन को आप कहते हैं, उभार को कहते हैं क्रेस्ट. दो क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहते हैं. मैंने आप बताया कि वेवलेंथ जिसकी कम होगी, तरंगदैर्घ्य, उसकी एनर्जी जो है ये अधिक होगी. हम स्पेक्ट्रम लेते हैं रंगों से मिल करके, क्योंकि एक विजुअल लाइट जो है, एक विजुअल लाइट में कितनी लाइट ये फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व हो रही है, उसके वेवलेंथ के बारे में जानेंगे, जिसको कि हम एनएम में डिनोट करते हैं. तो फर्स्ट, रेड लाइट. द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज 647 और रेंजेस बिटवीन 650 to 760 nm. ये रेड लाइट की वेवलेंथ है. ऑरेंज, wavelength of orange light 600 to 650 nm रेंज करता है ये. थर्ड, येलो लाइट 580 to 600 nm. ग्रीन लाइट 500 to 580 nm. ब्लू ग्रीन 470 to 500 nm and blue light 430 to 470 nm. इस प्रकार से
जिसकी वेवलेंथ कम है, इसको आप नैनोमीटर में मेजर करते हैं, जिसकी वेवलेंथ कम है उस लाइट में एनर्जी हाईएस्ट। तो ये तो रहा आपका नेचर ऑफ लाइट में रेडिएंट एनर्जी, सोलर लाइट, सोलर एनर्जी ट्रेवल्स इन स्पेस एज ए वेव। आपको केमिस्ट्री में भी आप वेवलेंथ पढ़े होंगे। डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट, दैट इज कॉल्ड एज वेवलेंथ। अब हम आते हैं नेचर ऑफ लाइट में कुछ थियरीज दी गई हैं। इंपॉर्टेंट थियरीज को आज हम डिस्कस करेंगे। सम इंपॉर्टेंट थियरी रिगार्डिंग नेचर ऑफ लाइट। फर्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी, दिस थियरी was proposed by James Clerk Maxwell in 1860. According to this theory, light are electromagnetic in nature. These are discontinuous unit called photon, which bears energy called quantum. जेम्स क्लार्क ने बताया कि यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमेशा ये डिसकंटिन्यूअस होती है और ये डिसकंटिन्यूअस वो जो यूनिट है वह यूनिट फोटॉन कहलाती है और यह फोटॉन जो एनर्जी अटेन करती है उसे कहते हैं क्वांटम। क्वांटम दैट इज यूनिट ऑफ एनर्जी। दैट इज द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी गिवन बाय मैक्सवेल, क्लार्क मैक्सवेल। इन्होंने क्या बताया कि जो सोलर लाइट है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है, डिसकंटिन्यूअस है और जो यूनिट डिसकंटिन्यूअस में आ रही है उसको कहते हैं फोटॉन और फोटॉन की जो एनर्जी है उसे कहते हैं क्वांटम। नाउ नेक्स्ट सेकेंड थियरी, क्वांटम थियरी। क्वांटम थियरी was proposed by Max Planck, Max Planck in 1900. According to this theory, light energy is made up of discrete energy particle that is known as, he called corpuscles, called quanta. This concept is called quantum theory. इन्होंने बताया कि जो डिस्क्रीट एनर्जी पार्टिकल है उसको इन्होंने कॉर्पसल कहा और इस कॉर्पसल को इन्होंने क्वांटा कहा। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड क्वांटम थियरी। प्लैंक टोल्ड दैट साइज ऑफ क्वांटम ऑफ एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ फोटॉन। लाइट इंटेंसिटी ये फोटॉन के नंबर पर डिपेंड करती है। इसको मैंने कैलकुलेट किया है। एनर्जी ऑफ फोटॉन कैन बी कैलकुलेटेड बाय प्लैंक्स इक्वेशन। एनर्जी फोटॉन इज इक्वल टू एच न्यू, वेयर E इज इक्वल टू एनर्जी, H फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। इसको डिराइव किया है मैंने। न्यू इज इक्वल टू C अपॉन लैम्डा, C दैट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, लैम्डा दैट इज वेवलेंथ। देन यू कैन से E photon is equal to H into C upon lambda is equal to HC upon lambda in erg. Then you can derive SC upon lambda is equal to SC upon 4.184 into 10 raised to power 7 calorie. यहां मैंने अर्ग दिया है 1 calorie is equal to 4.184 into 10 raised to power 7 अर्ग। इस प्रकार से, और यहां मैंने प्लैंक्स कांस्टेंट दिया है 1.5 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 37 किलो कैलोरी सेकेंड पर क्वांटम। लैम्डा को, जो लैम्डा की कांस्टेंट वैल्यू है 2.9977 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस प्रकार से
क्वांटम थियरी के अनुसार इन्होंने जो डिस्क्रीट पार्टिकल है उस डिस्क्रीट पार्टिकल को कॉर्पस्कुलर कहा और इस कॉर्पस्कुलर को इन्होंने कहा क्वांटा। इन्होंने इंटेंसिटी से कोरिलेट किया, इंटेंसिटी से कोरिलेट किया कि नंबर ऑफ फोटॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। फोटॉन जितने ज्यादा होंगे लाइट एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। और इसको मैंने डिराइव किया मैथमेटिकली। एनर्जी ऑफ फोटॉन इज इक्वल टू एच न्यू वेयर ई इज इक्वल टू एनर्जी, एच इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट एंड न्यू इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। इस प्रकार से ये मैंने डेरिवेशन दिया है आपको। इन केस ऑफ दिस लाइट क्वांटा इज कॉल्ड फोटॉन। क्वांटा को आप क्या कहते हैं? फोटॉन कहते हैं। एंड क्वांटम इज द एनर्जी ऑफ फोटॉन। क्वांटम इज द एनर्जी ऑफ फोटॉन, क्योंकि जब आप लाइट रिएक्शन पढ़ेंगे तो उसमें आपको दिया जाएगा क्लोरोफिल रिसीव्स क्वांटम लाइट, क्वांटम दैट इज द मेजरमेंट ऑफ एनर्जी, and expels 4 electrons from their outermost orbit, and then chlorophyll molecule get oxidized। क्योंकि आज के बाद आपको मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन फोटोसिंथेसिस में चलना है, जिसमें दो पार्ट हैं, एक लाइट रिएक्शन का है और दूसरा डार्क रिएक्शन का है। अभी मैंने आपको कंपोनेंट बताया, पिगमेंट बताया, फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया। जितने रॉ मटेरियल्स लगते हैं फोटोसिंथेसिस में, आज मैं उन्हें कंप्लीट कर रहा हूं। नाउ लास्ट थर्ड थियरी, वेरी इंपॉर्टेंट, आइंस्टीन लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्वेशन। दिस लॉ स्टेट्स दैट मॉलिक्यूल इन फोटोकेमिकल रिएक्शन कैन रिएक्ट ओनली आफ्टर एब्जॉर्बिंग वन फोटॉन। इट मीन्स वन मोल कैन रिएक्ट ओनली आफ्टर एब्जॉर्बिंग। जब क्लोरोफिल एक मोल लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो फोटोकेमिकल इक्वेशन रिएक्शन दैट स्टार्टेड। हम जिसको कहते हैं एक मोल, अगर उसी को एवोगाड्रो नंबर में कहें तो 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 रेज़ टू पावर 23। इसका मतलब इतने फोटॉन। नाउ एनर्जी, अब इसको फोटॉन को हम अगर इस नंबर को एनर्जी में कन्वर्ट करें तो नाउ एनर्जी ऑफ फोटॉन इज 6.023 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 एच न्यू। द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड आइंस्टीन। जो एनर्जी की क्वांटिटी है उसे हम कहते हैं आइंस्टीन में व्यक्त करते हैं। इस तरह से पार्ट 3 में, पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में मैंने आपको रॉ मटेरियल्स के बारे में बताया कि कौन सा पिगमेंट भाग ले रहा है, किस पिगमेंट का क्या स्ट्रक्चर है, और आज लास्ट कंपोनेंट था लाइट, बिकॉज लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। ओनली सोलर लाइट यूनिवर्सली गिव्स द रेडिएंट एनर्जी by which chlorophyll get activated, excited and releases 4 electron from their outermost orbit। क्योंकि किसी भी कंपाउंड का, किसी भी एलिमेंट की दो कंडीशन होती है, दो दशाएं होती हैं। एक होता है ग्राउंड स्टेट दैट इज रेस्टिंग स्टेज, और एक होता है एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में जब एनर्जी वो अटेन करेगा, गेन करेगा, तो आपने बोर के बारे में पढ़ा है कि जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिसीव कर लेता है तो अपनी ऑर्बिट को वो छोड़ देता है। वही बात यहां भी है कि जब सोलर एनर्जी क्लोरोफिल गेन कर रहा है, ले रहा है, तो लेने के बाद उसके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हैं गेट एक्साइटेड एंड दे लीव देयर outermost orbit or outermost shell, and
after relieving, after releasing, after eliminating electron from their outermost shell, the chlorophyll get oxidized. अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, अब ये चारों इलेक्ट्रॉन फिर मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में जाएंगे. इस तरह से 3 पार्ट में मैंने फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल के बारे में बताया. रॉ मटेरियल का मतलब है कि कौन कौन से कंपोनेंट्स ये फोटोसिंथेसिस में भाग लेते हैं. वो चाहे क्लोरोफिल हो, कई प्रकार के क्लोरोफिल हो, कैरोटीनॉइड्स हो, फाइकोविलेंस हो, फाइकोसियानिन, जैंथोफिल, और लास्ट है दैट इज द मेन आपका सोलर एनर्जी. सोलर एनर्जी के बारे में मैंने हर लाइट के वेवलेंथ बताई. ये मैंने आपको बताया कि जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसमें एनर्जी ज्यादा होगी. हायर मतलब शॉर्टर द वेवलेंथ एंड ग्रेटर द एनर्जी. इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट थियरीज मैंने बताई कि लाइट के बारे में क्या कौन कौन सी इंपॉर्टेंट थियरीज हैं. ये 4 मैंने बताया आपको. फर्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी, सेकंड क्वांटम थियरी, थर्ड है आइंस्टीन थियरी. कुछ थियरीज हैं जो डिस्कार्ड कर दी गई हैं. इस प्रकार से 3 लेक्चर में डिटेल में मैंने आपको रॉ मटेरियल्स और कंपोनेंट्स इन्वॉल्विंग इन फोटोसिंथेसिस आई हैव डिस्कस्ड डिटेल में. क्योंकि एक बात मैं बार बार कहता हूं कि मान लीजिए आप एकेडमिक में जा रहे हैं, कहीं प्रोफेसर बन रहे हैं, लेक्चरर बन रहे हैं, तो आपको डिटेल नॉलेज की आवश्यकता होगी. क्योंकि आपके सामने जब आपका स्टूडेंट होगा, आपसे क्वेश्चन राइज करेगा, तो यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. इसीलिए हमेशा क्वालिटी एजुकेशन पर ध्यान दीजिए. बॉटनी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आपको डिटेल नॉलेज है तो यू विल गेट सक्सेस. क्योंकि सामान्य नॉलेज बॉटनी के लिए सेटिस्फैक्ट्री नहीं है. क्योंकि वही लड़का बॉटनी में आगे जाता है जिसके पास नॉलेज होता है, और नॉलेज केवल सिंसियरिटी के आधार पर आप गेन कर सकते हैं. क्योंकि बॉटनी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको कभी बेरोजगार नहीं रहने देगी. केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको कभी बेरोजगार नहीं देगी, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा फील्ड है. और लेकिन इस फील्ड को प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी. ये फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दे आर वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी लॉन्ग चैप्टर. मैं पूरी तरह से डिटेल में ये ले रहा हूं. मैंने आपको बताया भी है कि इस चैप्टर को मैं कई पार्ट में लूंगा, थोड़ा थोड़ा लूंगा, जिससे कि आप समझ जाए. इसी के साथ फोटोसिंथेसिस पार्ट 3rd I have completed, and in 3 parts the total raw materials of photosynthesis that involve in process of photosynthesis I have completed. That's all.